अस्सलाम गाइस, आज हम लोग पढ़ने लगे हैं अबाउट द H1 रिसेप्टर्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट द हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो कि हमारे पास ऑटोकाइन्स हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आप लोगों को हिस्टामिन के सारे रिसेप्टर्स बताऊंगी, इनके एगोनिस्ट, इनके एंटागोनिस्ट, इनके क्लिनिकल यूजेस, इनके साइड इफेक्ट्स, सारी चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। H1 रिसेप्टर्स। H1 रिसेप्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि ये GQ कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जी प्रोटीन जो कि एक 7 मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, उसमें उसकी क्लास GQ जो होती है उससे ये बिलोंग करते हैं H1 रिसेप्टर्स। इनका मैकेनिज्म क्या है, इसमें क्या आगे बनता है, IP3 एंड डैग वगैरह, वो मैं आप लोगों को उस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि H1 रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस के साथ इन्वॉल्व होते हैं, यानी एलर्जिक रिएक्शंस IgE की वजह से जो IgE एंटीबॉडी जिन रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है उनमें ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। और एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं उनमें हमारे पास मेजर जो सिम्टम्स होते हैं लाइक सीजनल एलर्जी हो जाए या पोलन एलर्जी हो जाए तो उसकी वजह से, या इंसेक्ट बाइट करने की वजह से एलर्जी हो जाए, तो मेजर जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं उनमें हमारे पास पेन है, फीवर है, स्वेलिंग वगैरह है। H1 रिसेप्टर्स की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास है जी पेन, जो पहली चीज H1 रिसेप्टर्स की वजह से होती है। दूसरा है जी फीवर, यानी बंदे को बुखार होता है। तीसरी जो चीज है वो हमारे पास है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि एलर्जी होने की वजह से, अक्सर IgE मेडिएटेड रिएक्शंस होने की वजह से कई बार एनाफाइलैक्सिस हो जाता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी जो एयरवेज होते हैं वो मीन्स के वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। सो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे अबाउट द H1 रिसेप्टर जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराएंगे और सांस में मसला आएगा H1 रिसेप्टर्स की वजह से। इसके अलावा जो H1 रिसेप्टर जो चौथी चीज कॉज करते हैं वो हमारे पास है जी वेसोडाइलेशन, यानी H1 रिसेप्टर जो हैं वो वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, डायलेट कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। दूसरी इसकी जो रीजन है वो हमारे पास ये होता है कि H1 रिसेप्टर जो वेसोडाइलेशन कराते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज करवा के करते हैं, कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है। सो मैंने आप लोगों को बताया कि H1 रिसेप्टर होने की वजह से होती है वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल्स अगर पहले पतली पतली है ना, इतनी इतनी, तो बाद में क्या होंगी कि ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी, खुल जाएंगी ज्यादा। जब ब्लड वेसल्स ज्यादा खुल जाएंगी तो ब्लड फ्लो जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर जो होता है वो ड्रॉप कर जाएगा, BP लो हो जाएगा, लेकिन ब्लड फ्लो जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ जो ब्लड होगा वो फ्लो करेगा थ्रू अ डायलेटेड वेसल। दूसरी बात जो क्या है कि हिस्टामिन जो है वो कैसे वेसोडाइलेशन कॉज कराती है, वो है थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो रिलीज होता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से होती है वेसोडाइलेशन। नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करूंगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या क्या काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है वेसोडाइलेशन का। तो इसके अलावा एक बात और चीज भी है यहाँ पे है कि H1 रिसेप्टर्स की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके जो दरमियान पोर्स होते हैं ना, एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना कई बार वो ब्लड वेसल्स के सेल्स, तो क्या होता है कि उनके दरमियान जो स्पेसेस होती है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे स्पेसेस हैं बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स, इस तरह ब्लड वेसल है एक, तो उसकी ये वॉल है, तो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान अगर पहले एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान स्पेस ज्यादा थी, मतलब कम थी, इतनी इतनी, जब बाद में क्या होगा कि हिस्टामिन की वजह से क्या होगा कि ये जो पोर्स है ना ये ओपन हो जाएंगे, ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। इस फ्लूइड के बाहर निकलने की वजह से क्या हो जाता है एडिमा, और एडिमा जो होता है वो अक्सर हमें नजर आता है इन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस, पफी आइज हो जाती हैं, आंखें सूजी सूजी नजर आएंगी, आंखों से पानी नजर आएगा। इसके अलावा जो होते हैं हाथ पांव जो होते हैं वो जहाँ पे अगर स्टिंग बाइट कर गई है, कोई चीज काट गई है, तो उस जगह पे रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। तो वो स्वेलिंग इसी वजह से होती है बिकॉज जो फ्लूइड होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो पोर्स होते हैं उधर से बाहर इनटू द इंटरस्टिशियम, तो वहां पे क्या होता है एडिमा हो जाता है। सही है, तो ये आप लोगों को ना मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया।
सो मैंने आप लोगों को भी एक्सप्लेन किया अबाउट द हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स, उसके क्या क्या काम है, उसका क्या, अब मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने लगी हूँ कि उसका मैकेनिज्म क्या है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये GQ कपल्ड है। अब मैंने आप लोगों को ये बताना है कि GQ कपल्ड का क्या मैकेनिज्म है। मैंने एक दफ़ा आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बेशक आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी एक दफ़ा देखिएगा, उनमें भी मैंने आप लोगों को GQ जो कपल्ड रिसेप्टर्स है उनका क्या मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज GQ कपल्ड प्रोटीन। तो जी प्रोटीन ये आप लोगों को ना ये 7 रेड बॉक्सेस की फॉर्म में नजर आ रही है। इट इज GQ प्रोटीन बिकॉज जी प्रोटीन जो होती है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, और उसकी 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। सही हो गया। तो और मेजर इसकी जो सब यूनिट होती है ना वो हमारे पास अल्फा सब यूनिट होती है जो आगे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। सो ये हमारे पास GQ प्रोटीन है जिसकी ये बीटा और अल्फा गामा सब यूनिट जो होंगी वो अलग हो जाएंगी, और जो इसकी अल्फा सब यूनिट है ना ये हमारे पास मेजर प्रोटीन होगी जो कि इसने क्या करना है, इसने जाकर लग जाना है विद द फोस्फोलाइपेज C। ये जो मैंने लिखा हुआ है इन द शॉर्ट फॉर्म PLC, इट इज एक्चुअली फोस्फोलाइपेज C एंजाइम, जो कि क्या होगा कि GQ की अल्फा सब यूनिट और ये जाके कंबाइन कर जाएगी विद द PLC। सेकेंडली जी प्रोटीन के साथ यहाँ पर GTP भी होती है, यानी अल्फा सब यूनिट प्लस GTP जाके फोस्फोलाइपेज C के साथ लगेंगे और इसको एक्टिवेट करा देंगे। जब ये एक्टिवेट होगी तो हमारे पास दो तरह के चीजें बनती हैं। एक हमारे पास होती है फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, यानी पहला कंपाउंड ये बनता है, और दूसरा हमारे पास बनता है डैग यानी डाइइसाइल ग्लिसरॉल। इसके अलावा जो हमारे पास मेजर जो आगे काम करता है, यानी मेजर जो केमिकल है या न्यूरोट्रांसमीटर कह लें या कोई भी कंपाउंड कह लें जिसने आगे जाके बॉडी में एक्शंस करवाना है या रिएक्शंस करवाने हैं, वो हमारे पास होता है IP3 यानी इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। ये जो कंपाउंड है फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट में, और ये मेजर रिएक्शन आगे परफॉर्म करता है। कैसे कम परफॉर्म करता है, ये प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करता है जाकर प्रोटीन काइनेज को लाइक इस, और ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को। तो ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा, ये कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस को की एक्टिविटी को एनहांस करेगा बिकॉज होता है ना इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम को बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो ये कैल्शियम जो होता है ये उन एंजाइम्स के लिए एक गनीमत की तरह होता है जिनको जो पहले कैल्शियम के इंतजार में बैठी होती हैं कि कब कैल्शियम आता है, हम एक्टिवेट होती हैं और आगे अपना काम करती हैं। सो IP3 क्या करता है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करता है बाय रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और डैग डायरेक्टली प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है जो आगे जाके फर्दर रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द H1 रिसेप्टर्स। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट H2 तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द H1 रिसेप्टर्स। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी अबाउट द H2 रिसेप्टर्स। सो आप लोगों ने गौर से सुनना है कि भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया था अबाउट द H1 रिसेप्टर्स और क्या बता रही हूँ H2 रिसेप्टर्स के बारे में, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें कि H2 रिसेप्टर्स किस जगह पे हैं और H1 रिसेप्टर किस जगह पे हैं। अब H2 रिसेप्टर जो है ना, इनके बारे में हमने क्या पढ़ना है कि ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि HCl की अमाउंट विद इन द स्टमक को इंक्रीज कराता है H2 रिसेप्टर्स। इसके अलावा ये कार्डियक स्टिमुलेंट्स भी होते हैं कुछ हद तक, लेकिन इनका ये जो इफेक्ट है ये इतना ज़्यादा अच्छा, ये इतना प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं समझा जाता। बस इसको कहा जाता है कि हाँ जी ये करते हैं स्टिमुलेट, लेकिन इतना ज़्यादा स्टिमुलेंट इफेक्ट इनका नहीं होता। जो तीसरे पॉइंट है वो हमारे पास इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये डिक्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ द हिस्टामीन, यानी हिस्टामीन की अपनी रिलीज को ही ये इसका अपना रिसेप्टर ही कम कर देता है। ये कैसे करेगा, ये ऐड करता है एज हीट्रो रिसेप्टर या ऑटो रिसेप्टर्स अपने ही हिस्टामीन के लिए, यानी फॉर एग्जांपल मास्ट सेल से हिस्टामीन रिलीज हुआ, ठीक है, और मास्ट सेल्स के अपने ऊपर ही H2 रिसेप्टर्स पड़े हुए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हिस्टामीन ने जाके अपना काम करा लिया, एलर्जी करा ली, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड बनवा ली, कार्डियक को स्टिमुलेट करवा लिया। जब इसका काम खत्म हो गया ना, तो यही हिस्टामीन जाकर कहाँ लगेगी, इस H2 रिसेप्टर के ऊपर, और इस H2 रिसेप्टर फर्दर रिलीज ऑफ हिस्टामीन को खत्म कर देगा या रोक देगा। तो हम इसको कह देते हैं थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म H2 रिसेप्टर अपने ही हार्मोन यानी अपने ही कंपाउंड हिस्टामीन की रिलीज को खत्म करवा देता है। सही है। तो आप लोग ना ये जो है ना, ये मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई हैं अबाउट द H2 रिसेप्टर। सो आप लोगों को मैंने ये दो तीन चीजें बताई थी अबाउट H2 रिसेप्टर, इतनी ही काफी है। इसके अलावा आप लोगों को टीचर्स स्लाइड्स वगैरह में एक्स्ट्रा जो भी कुछ बताएं जरूरत नहीं है उनको याद करने की, जितना बता रही हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर्स में उतना बहुत है। सही है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था H2 रिसेप्टर के बारे में। अब मैं ये कुछ मैकेनिज्म बता रही हूँ आप लोगों को कि H2 रिसेप्टर्स जो है वो कैसे
हमारे पास एसिड यानी एसिड की सिक्रेशंस में कैसे काम करते हैं, ये मैंने आप लोगों को शो करवाया हुआ है। पैराइटल सेल है ये हमारे पास, ठीक है। H2 रिसेप्टर के बारे में ये बात है कि ये GS कपल्ड है, ATP को कन्वर्ट करता है इनटू साइक्लिक AMP, यानी साइक्लिक AMP का लेवल H2 रिसेप्टर जो है वो इंक्रीज करवा देता है। तो ये हमारे पास साइक्लिक AMP यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिड। तो अब ये कैसे होता है, सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे पास गैस्ट्रिन हार्मोन होता है जो हमारी GIT खुद सिक्रीट करती है। साथ में एसिटाइलकोलिन जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये दोनों आकर एक्ट करते हैं अपने अपने रिसेप्टर्स के ऊपर। इसका M1 रिसेप्टर होता है और इसका जो हिस्टामिन को होता है ना वो H2 रिसेप्टर होता है, सही है। तो एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, आते हैं अपने रिसेप्टर्स पे लगते हैं और कैल्शियम को रिलीज करवा देते हैं, सही है। अब ये जो कैल्शियम होता है ये अलोंग विद साइक्लिक AMP ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पोटेशियम को पंप करते हैं फ्रॉम इनसाइड ऑफ द पैराइटल सेल्स, ठीक है। पोटेशियम को इधर की तरफ मूव कराते हैं और पैराइटल सेल्स वो प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को बाहर की तरफ मूव कराते हैं, ठीक है, इनटू द ल्यूमेन ऑफ द गैस्ट्रिक या GIT या गट कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वहां पे जाकर ये क्लोराइड के साथ मिलकर HCl बना देती है जो कि हमारे पास GIT की मेजर एसिड है, सही है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा मैकेनिज्म है कि यानी ये दोनों इंक्रीज कराएंगे कैल्शियम को, कैल्शियम और साइक्लिक AMP दोनों मिल जाएंगे और हमारे पास एसिड की सिक्रेशन करवाएंगे। ये हमारे पास मैकेनिज्म था अबाउट द H2 रिसेप्टर्स। तो आप लोगों को लेक्चर पसंद जरूर आया होगा, लाइक की जरूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी बाकी के साथ जरूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।